उपस्थित हमारे पत्रकार साथियों का मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी जिला, शहर एवं ग्रामीण द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि विगत रविवार को 28 मई को एक आंधी में महाकाल लोक की भव्य मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गईं। आंधी इतनी ज़्यादा नहीं थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। उसको आप किसी तूफान या भीषण त्रासदी का नाम नहीं दे सकते। ये मूर्तियां जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई, ये भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की सरकार है, शिवराज सिंह जी की सरकार है, उसके द्वारा किए गए एक नए भ्रष्टाचार और घोटाले को इंगित करती है। भारतीय जनता पार्टी जब कोई भी कार्य करती है तो वो अगर उसमें आर्थिक भ्रष्टाचार ना करे, ये हो ही नहीं सकता। उनसे ईश्वर भी छूटे नहीं हैं, भगवान को भी वो इस बात के लिए छोड़ते नहीं हैं। भ्रष्टाचार के मामले में और झूठ बोलने के मामले में जब हमारे मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण कराने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बुलाया, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा अपने उद्घाटन में कि ये बड़ी मजबूत मूर्तियों का निर्माण हुआ है और बहुत सुंदर निर्माण हुआ। पर उन्होंने उस पूरे उद्घाटन सत्र, लोकार्पण सत्र के दौरान एक भी बार उन्होंने कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जिन्होंने इस योजना को भव्य रूप प्रदान किया था और इसका कार्यादेश जारी किया। अंत में जब ये त्रासदी हो गई तो उन्हीं के शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के एक मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को ये स्वीकार करना पड़ा कि इसमें कमलनाथ जी के द्वारा यह योजना शुरू की गई। आज आप सभी लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को इस महाकाल लोक की जो त्रासदी है, इससे परिचित कराने के लिए हम लोगों ने पत्रकार वार्ता आयोजित की है, जिसमें आपके माध्यम से हम अपने प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी का एक नया भ्रष्टाचार और एक नया झूठ सामने लाएंगे। इसके तथ्य मैंने आप लोगों को अपने जो पत्र है उसमें दिया हुआ है, मैं इनको आपके सामने बताना चाहता हूँ। दिनांक 4 सितंबर 2008 को निविदा क्रमांक 52 USCL 1819 तत्कालीन शिवराज सरकार ने योजना बनाई, जिसकी अनुमानित लागत 97 करोड़ 71 लाख रुपए थी। कमलनाथ सरकार के आने के बाद कमलनाथ जी ने इस राशि को अपर्याप्त मानते हुए इसकी राशि को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। क्या कार्यादेश 7 मार्च 2019 को कांग्रेस सरकार द्वारा जारी किया। आप जैसा जानते हैं कि ये FRP की प्रतिमाएं थी। FRP की प्रतिमाओं को मजबूती देने के लिए अंदर से एक लोहे का ढांचा बनाया जाता है, जो महाकाल लोक की प्रतिमाओं में नहीं बनाया गया। प्रतिमाओं के निर्माण में उपयोग में जो नेट का उपयोग लाया जाता है, उसकी जितनी मोटाई होनी चाहिए, जिसकी थिकनेस होनी चाहिए, इसकी थिकनेस 1200 से 1600 ग्राम GSM होना चाहिए, जो कि मात्र 150 से 200 ग्राम GSM की ही उपयोग में लाई गई। हर मामले में चीन की चर्चा करने वाले लोगों ने उसमें चाइनीज़ नेट का इस्तेमाल किया। निविदा की शर्त क्रमांक 2, जो कि पृष्ठ क्रमांक 107 पर अंकित है, में स्पष्ट निर्देश है कि मूर्तियों की गुणवत्ता की जांच हेतु कार्यस्थल पर ही प्रयोगशाला स्थापित करनी होगी, जो कि नहीं की गई। अगर वहाँ एक प्रयोगशाला स्थापित होती और प्रयोगशाला के अंतर्गत
अगर इसकी मटेरियल की टेस्टिंग होती रहती, वो मटेरियल जो प्रयोग किया जा रहा है या वो प्रोडक्ट जो बन गया है, अगर इसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना का लोकार्पण किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि मूर्तियां ना कभी गिरेंगी और ना कभी बदरंग होंगी। पर मैं आपको बताऊं किस तरीके से मूर्तियां गिरी, आपने देखा। और बदरंग होना तो ऐसा था कि 1 महीने बाद ही उसकी बदरंग शुरू हो गई। जब योजना बनी थी तो स्मार्ट सिटी प्रशासन ने 1 ही महीने बाद इसमें पीयू कोटिंग, वेदर कोट एक पेंट आता है, उसकी पीयू कोटिंग 1 महीने बाद ही कराने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि वो बदरंग 1 महीने बाद होना ही शुरू हो गई थी। मूर्तियाँ कमज़ोर थीं, इसीलिए इतनी एक हल्की सी हवा में गिर गई। कोई भी परियोजना जब हम बनाते हैं, किसी भी किस्म का निर्माण की परियोजना बनती है, तो उसके साथ एक समय अवधि होती है जिसमें हम गारंटी लेते हैं कि समय अवधि में ये जो हमारा बनने वाली सामग्री है, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। 3 वर्ष की इस योजना में भी 3 वर्ष तक का ये गारंटी थी कि इसके पेंट वेंट करने की आपको इसमें से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मूर्तियाँ बदरंग हुई और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में वो गिर गई। भवन, मूर्तियाँ हर जगह जगह पे बनती हैं। आपके रीवा में भी कई मूर्तियाँ लगी हुई हैं। उज्जैन में भी एक उदाहरण है, वहाँ सिंधी समुदाय द्वारा एक स्थानीय ठेकेदार की मदद से एक 25 फीट ऊपर ऊंचाई की प्रतिमा बनाई गई। पर वो प्रतिमा जो थी वो आज भी उस हवा में वैसी ही खड़ी है, जबकि ये 15 फीट ऊंची प्रतिमाएं जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई और धराशायी हो गई। आज भी देखा जा सकता है कि वो मूर्तियां जो है वो किस लागत में बनाई गई। ये मूर्तियों की जो लागत है ऊंची, इस 10,02,000 रुपये इसका भुगतान किया गया, जबकि ये 15 फीट ऊंची हैं। और जो सिंधी समाज के द्वारा बनाई गई है वो 4,11,000 रुपये उसकी लागत है, जबकि वो 25 फीट ऊंची प्रतिमाएं हैं। 25 फीट 4,11,000 में और 15 फीट 10,02,000 में। इसके बावजूद गिर जाती, 1 महीने बाद बदरंगी हो जाती। ये खुद इस भ्रष्टाचार की ओर इंगित कर रही है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ। पर बजरंग बली ने, जिनको हम लोग पवन पुत्र कहते हैं, पवन पुत्र, आपने जैसा देखा कर्नाटका चुनाव से कि पवन पुत्र जो है वो कलयुग के देवता माने जाते हैं। हमारे रामचंद्र भगवान त्रेता के देवता थे, भगवान थे, और उस समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थिति में, कलयुगी परिस्थिति में बड़ा अंतर है। कलयुग के देवता जो बजरंग बली हैं वो भारतीय जनता पार्टी के झूठ के चक्कर में नहीं फंसे। उन्होंने कर्नाटक में भी इनके झूठ का पर्दाफाश किया और यहाँ भी पवन पुत्र ने एक छोटा सा परीक्षण किया, हल्की सी हवा चली और वो मूर्तियाँ ध्वस्त हो गईं। ये जैसा कि कल प्रेस वार्ता कि ये एक ऐसा अपशकुन है जो भारतीय जनता पार्टी को, कि वो सरकार जो 50% कमीशन की सरकार है उसको नुकसान पहुंचाएगी। आपने देखा कर्नाटक में 40% की जो सरकार थी कमीशन की, उसको कितना नुकसान हुआ, और वो उसको जनता ने सबक सिखाया। यहाँ तो 50% की सरकार है। और आगामी चुनाव में भगवान महाकाल, हम तो धन्यवाद देते हैं महाकाल का को नमन करते हैं, उस महाकाल को जिनकी इतनी क्षमता थी कि उन्होंने महाकाल की रक्षा तो हो गई वहाँ, और जो मूर्तियाँ लगाई गई थी बाद में केवल वही गिरी। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड 3 वर्ष होने के कारण क्षतिग्रस्त मूर्तियों को महाकाल लोक के कोने में रिपेयर किया जा रहा है, जबकि हमारे धर्म में माना जाता है कि खंडित मूर्तियों की स्थापना नहीं होती। आप सभी लोग जानते हैं खंडित मूर्तियों की स्थापना नहीं होती, पर उन्हीं मूर्तियों को वहाँ रिपेयर किया जा रहा है, ठेकेदार के द्वारा रिपेयर किया जा रहा है। इससे स्पष्ट दिख रहा है
जैसे उज्जैन कलेक्टर द्वारा कहा गया है कि 5-7 दिन में ही मूर्तियों की पुनर्स्थापना की जाएगी, मतलब खंडित मूर्तियों की पुनर्स्थापना की जाएगी। इसके अलावा भी आप देखिए, एक महिला महामंडलेश्वर के साथ भस्म आरती के दौरान बदसलूकी हुई, जिस महिला ने प्रेस वार्ता करके कहा कि वो दोबारा कभी यहाँ संकल्प लेना पड़ा उन्हें कि यहाँ हम नहीं आएंगे। इससे मैं आपको कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है, इसने महाकुल लोक के वैभव को तो नुकसान पहुँचाया ही पहुँचाया, उसके अध्यात्म और उसके महात्म को भी नुकसान पहुँचाया है। हम कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि किसी हाई कोर्ट के जज से, जो वर्तमान के हाई कोर्ट के जज हैं, इससे इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही किया जाए। धन्यवाद। लोक की जांच तो होगी ही। महाकाल लोक तो देखिए कमलनाथ जी के ही कार्य आदेश से शुरू हुआ और उसका और अच्छा विकास किया जाएगा। और जिस तरीके का एक कांड हुआ है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच भी कराई जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। मूर्तियां जो खंडित हो गई बता रहे हैं, आप देखिए, खंडित मूर्तियां को अगर ये पुनर्स्थापित करेंगे तो उस समय की परिस्थिति को देख के इस पर विचार किया जाएगा कि क्या किया जाना चाहिए। के बाद पवन पुत्र क्या कांग्रेसी हो गए? पवन पुत्र तो ना कांग्रेसी थे ना भारतीय जनता पार्टी के थे, वो तो न्याय के देवता हैं, वो तो ईश्वर हैं, हम लोगों के पालक हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो इनको अपने जेब में रखने की कोशिश करती है और जो इन पे सील लगाती है कि ये हमारे कॉपीराइट। लेकिन आपकी मदद तो करने लगे, मूर्तियां ही गिरा दिए वहाँ। वो न्याय का काम कर रहे हैं, वो हमारी मदद नहीं कर रहे, वो न्याय और सत्य का साथ दे रहे हैं, जो ईश्वर करता है, सदैव से करता आया है। जब हमारे यहाँ किसी के ऊपर कोई संकट आता है तो हम नहीं बोलते हे ईश्वर सच की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। तो ईश्वर तो धर्म और सत्य की रक्षा करने के लिए बने। आप 50% भ्रष्टाचार आरोप लगा रहे हो, 85 के लगा रहे हैं। राजीव जी के उदाहरण को बता रहे हैं। राजीव जी ने सत्य बताया था उस समय का कि 85%, उन्होंने कहा था कि यहाँ से 1 रुपये भेजो तो जनता को 15 पैसे मिलते हैं और 85 पैसे बीच में इधर उधर हो जाता है, राजीव गांधी जी ने कहा था। तो ये क्या ये कोशिश कर रहे हैं कि 40 को 50 और 50 को 85 करेंगे? ये उसी प्रयास में लगे हैं, मुझे लगता है 85 वाली बात पूरी करना चाहते हैं। और तब का वक्त अलग था, आज का वक्त अलग। न्याय और सत्य की लड़ाई हम यहाँ लड़ेंगे। मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो न्याय है उसकी लड़ाई लड़ेंगे, जो सत्य की लड़ाई है वो लड़ाई लड़ेंगे। और हमको मालूम है कि ईश्वर की कृपा हमारे साथ अवश्य रहेगी। चुनाव होंगे तो हमारे पास 3 किस्म के मुद्दे होंगे। एक होगा राष्ट्रीय मुद्दा। राष्ट्रीय मुद्दों में बढ़ती हुई बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, झूठे वायदे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, इतने लाख लोगों को रोज़गार देंगे, इतने लाख करोड़ लोग, इतने लाखों लोगों को के जेब में पहुंचेंगे, झूठे वादे, 15 लाख की घोषणा। एक खतरों के खिलाफ चुनाव होगा। लोकतंत्र को जो खतरा भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया, जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से सदस्यता खत्म करने का काम किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ मतदान होगा। मध्य प्रदेश की सरकार तो घोटाले की सरकार है। आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने बचपन से लेके, पैदा होने से लेके घोटाला शुरू हो जाता है। शिशु आहार के घोटाले से आरंभ होता है, फिर छात्रवृत्ति घोटाला आता है, फिर ड्रेस का घोटाला आता है, फिर व्यापम का घोटाला आता है। तो मध्य प्रदेश की घोटाले सरकार के खिलाफ हम आंदोलन कर लड़ाई लड़ेंगे और स्थानीय मुद्दे भी हमारे साथ रहेंगे। रीवा के स्थानीय मुद्दे, जिस तरीके से पुनर्घनत्वीकरण योजना के नाम पे शासकीय भूमि का बंदरबांट किया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से एक एक सड़क 15-15, 20-20 साल बन रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। तो स्थानीय मुद्दों पे भी चुनाव लड़ेंगे हम, प्रादेशिक मुद्दों पे भी चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी।
14 लाख रुपए इंडस्ट्री रोड के लिए बन रहा है, उसमें भी देखिए, गुणवत्ता तो इनके कार्य की खराब है ही। आप अभी चले जाओ, सिर्फ जो फ्लाईओवर्स बने हुए हैं उसमें आप चल के दिखाओ। मैं तो कह रहा हूँ रोड पे आप गाड़ी चलो तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होती है कि आपका माइलोमीटर बताएगा कि आप कितनी स्पीड पे गाड़ी चला सकते हो, क्वालिटी बता देगी। आप 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे गाड़ी चला के दिखाओ मुझे। जो हमारा नया फ्लाईओवर बना है बस स्टैंड के पास, उसमें पर चला के दिखाइए, आपके हिलने लगेगा। आप सज्जनपुर के पास सतना के पहले कैसी रोड है, आप उसमें 25-30 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी चला के दिखाओ, कंक्रीट रोड बनी हुई है। अच्छा, उसकी ठेकेदार कौन है, किस कंपनी के नाम है, किसने बनाया, मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान जानता है कि उसके पीछे किसके हाथ है। लेकिन हम बनने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जब अभी बन रहा है उसमें कमियां हैं तो कांग्रेस उचित विरोध क्यों नहीं करती? मेयर ने एक पत्र लिख दिया। ना मेयर पत्र लिख रहा है, जगह जगह पे काम में हम लोग बिंदु उठाते हैं, हम लोग अपने ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, मेयर के माध्यम से ऑब्जेक्शन रेज होते हैं। आज आप महापौर की परिस्थिति देखिए कि महापौर मेयर इन काउंसिल से संपत्ति कर को घटाने का प्रस्ताव लेके आते हैं और ये इस प्रस्ताव को परिषद खारिज कर देती। मैंने तो आप ही लोगों की प्रेस में पढ़ा, आप ही लोगों की रिपोर्टिंग पढ़ी कि किस तरीके से जब जनप्रतिनिधि जनता का दुश्मन हो जाता, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जनता के दुश्मन हो गए, वो संपत्ति कर बढ़े को घटाने की सिफारिश नहीं कर सकते। जब संपत्ति कर रीवा नगर निगम की सरकार जो थी वो 2018 में, उसका 19 में उसका समय अवधि पूरी हो गई। अब जब उसकी समय अवधि पूरी हो गई तो परिषद खत्म हो गई। उस समय के दौरान जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता, नगर निगम में एक प्रशासक नियुक्त हो गया। प्रशासक कौन होता है? मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारी होता है। मध्य प्रदेश सरकार उस समय किसकी हो गई? 2021 में भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान प्रशासक यहाँ से सिफारिश करता है कि संपत्ति कर इतना अधिक बढ़ा दिया जाए। तब नई परिषद नहीं बनी थी। जैसे ही नई परिषद बनती है, कांग्रेस पार्टी का महापौर बनता है, कांग्रेस पार्टी की मेयर इन काउंसिल बनती है, कांग्रेस पार्टी क्या करती है? तत्काल प्रस्तावित करती है कि इसको MIC से किसको घटाया जाए। और जैसे ही वो MIC से घटाने की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी के ये जनता के विरोधी जनप्रतिनिधि उसके सामने ढाल लेके खड़े हो जाते, कहते नहीं, हम संपत्ति कर नहीं घटने देंगे। संपत्ति कर अगर घट जाएगा तो नगर निगम को वित्तीय घाटा होगा। अरे, नगर निगम को वित्तीय घाटे की पूर्ति के लिए और भी साधन है आपके पास। आप अपनी योजनाओं के जरिए उसकी वित्तीय स्थिति क्यों नहीं सुदृढ़ करते? आप अपनी जो ज़मीनें आप लोग बिल्डर्स को दे रहे हो, निजी पूंजी निवेश में नष्ट कर रहे हो, उसको आप स्वयं पूंजी निवेश से काम करिए। देखो कि एक जनता की विरोधी सरकार जब सत्ता में बैठ जाती है तो क्या काम करे। ये बात तो सर है कि आपका महापौर सरकार कुछ करेगी नहीं, क्या इसके लिए आप कोर्ट की शरण में जाएंगे? देखिए, अभी तो हमने उसकी प्रोसेस की, MIC से भेजा, परिषद ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये तो एक्ट के प्रावधान है, पर ऐसा नहीं है। नवंबर में कांग्रेस की सरकार बनेगी जो अगले चुनाव होंगे, और जब हमारी सरकार बनेगी तो संपत्ति कर घटेगा। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का वादा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 जून को त्योहार आ रहे हैं। फुलगढ़ी का जो सत्ता में कहा था, अमित शाह आए थे प्रोग्राम में, और अब उसका जीर्णोद्धार करने के लिए आ रहे हैं। फिर त्योहार एयरलिफ्ट स्कीम जिसमें 52 गाँवों को राहत मिलेगी। ये फुलगढ़ी को लेकर जो फोकस हुई है भाजपा, आपको क्या लगता है ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं या फिर वाकई उनको इस बात की चिंता है क्योंकि सत्ता में कहा और अब आके उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं? देखिए, आप ये देखो कितने दिन से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2003 से है, बीच में 13 महीने के लिए कमलनाथ जी की सरकार आई थी। अभी तक उनको कोलगढ़ी याद नहीं आई और न कोल याद आया। अब धरती सरक रही है। अब जब अमित शाह जी आते हैं तो बता के जाते हैं कि शिवराज जी धरती अब नहीं नीचे बची, तो उनको कोलगढ़ी याद आती है।
जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो प्रधानमंत्री जी अपना कार्यक्रम कम समय में समेट लेते हैं। उनको वो पीछे खड़ी हुई ऊंचाई से भाषण देते वक्त पीछे पड़ी हुई खाली कुर्सियां दिखाई दे गई। उनको समझ में आ गया कि शिवराज सिंह सरकार का क्या अंत होना है। अब ये चाहे कोलगढ़ी में आ जाएं, चाहे ये कोल आदिवासी को पटाने की कोशिश करें, जनता इनको पहचान गई है।